नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी जो आज की खबर है यूपी के मैनपुरी जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की वारदात को 26 जनवरी की रात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए जो आरोपी हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जब ये खबर आई थी तब उस वक्त जो है हमने इस खबर को दिखाते हुए कहा था कि जो लोगों की ये भीड़ दिख रही, इस भीड़ में वो हत्यारा भी कहीं ना कहीं जरूर होगा जो ये सब देख रहा होगा, बाहर से रो रहा होगा, दुख जताने का नाटक कर रहा होगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश हो रहा होगा। क्योंकि हमेशा अक्सर ये देखा गया जब भी इस तरह की बड़ी वारदातें होती हैं, कोई ना कोई अपना, कोई ना कोई करीबी ही शामिल होता है। इस हत्याकांड में भी यही हुआ। मैनपुरी जिले में इस हत्याकांड की वारदात को गहनों के लालच में अंजाम दिया गया था। अंजाम किसने दिया? जस्ट घर के पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने और मृतक जो पति पत्नी थे उनके चचेरे दामाद ने मिलकर बुजुर्ग पति पत्नी के घर में रात में घुसते हैं। 26 जनवरी की रात सबसे पहले बुजुर्ग को गोली मारते हैं, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद जब गोली की आवाज सुनकर जो है पत्नी जागती है, पत्नी इससे पहले चीखने या कोशिश भी करे तो दूसरे बदमाश ने उनकी भी सिर से तमंचा सटाकर गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद ये दोनों अपराधी जो है, जो शादी के लिए, इनके बेटे की शादी होने वाली थी, पति पत्नी की शादी, इसके लिए ही बेटे की शादी के लिए गहने जमा कर रहे थे, उन गहनों को लूटते हैं और फिर वहां से फरार हो जाते हैं। और इसके बाद अगले दिन भीड़ में शामिल होकर इन पति पत्नी की हत्या का दुख जताने लगते, विरोध करने लगते हैं कि हत्यारों को ढूंढो, हत्यारों को ढूंढो, नहीं ढूंढोगे तो हम आंदोलन करेंगे। और उसी भीड़ में ये दोनों हत्यारे भी थे। पुलिस की 5 टीमें इस हत्याकांड की जांच में जुटी थी। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस ने इन दोनों हत्यारों को ढूंढ निकाला और इन्हें इनके मुकाम सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड की वारदात जो ये वारदात हुई, वो एक बार फिर से हम सभी के लिए एक सबक है कि जब भी कुछ भी इस तरह का होता है तो एक बार अपने करीबी रिश्तेदारों पर नजर डालने की बहुत सख्त जरूरत होती है। क्योंकि अक्सर जब भी कुछ बड़ा होता है कोई ना कोई अपना ही सबसे पहले दगा देता है। यहां पर भी यही हुआ। ये पूरी खबर हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले जब ये घटना हुई थी तो परिवार की जो मृतक महिला है उसकी बहन ने क्या कहा था वो सुनिए। सरकार में इंसाफ न मिला, जिंदगी में टाइम मिली है भैया। और भैया मेरे जीजा जी तो घायल भैया। क्या नाम था इनका? महेश और अनीता। अच्छा, ये बताइए हत्या क्यों की गई है, क्या अब मुझे नहीं मालूम कौन तो दुश्मन है तो नाच में तो एक इनके घर चोरी जैसा 1 महीना बाद चोरी भाई एक ना चोरी तब पेंशन नहीं करो तो तब इन्हें रिपोर्ट नहीं करी लगाई हुई है। उनका देखो पत्र रिपोर्ट नहीं करी इनने। फिर 1 साल पहले वही चोरी, तब इनकी चीज पता हुआ चली गई, तब इनने कही हुई है ले गो हाथ पाया अच्छी तरह तो निरो कमाई लिए हम बिटिया ले जान दे। लेकिन अब कितनी दाना जीजा जी खाई ले बाने माल मता सवाई ले गो, खेती बाड़ी कछु नहीं दी जाते। दूसरी बार घटना को अंजाम दिया था? तीसरी बार जाओ जू, तीसरी बार जाओ, और एक दान जीजी के लला जाए रत्ता घेरी लला मोबाइल छिड़ाएला और रत्ता घेरी लला की और ला किलो बेड़ में ले गो। लेकिन जी लला कहती बच गई, तब लला बच गए। लेकिन अब कितनी दान जगह माई कोई पीछे परो 1 साल हो गई और पता नहीं चल रही को पीछे परो। लड़के कितने बच्चे हैं इनके? इनके 2 लड़का, एक बहू है, छोटे छोटे नाती है और एक बिटिया है, एक बिटिया है। सब दिल्ली रहते ने एक रात कोई नहीं रहता। जीजी जी जाते बस। दुश्मनी थी क्या? अब जीजी जी जानते हुई हम नहीं जानता, जब बात तो जीजी जी जानते हुई। अब लड़का आ जाए तब पता चलिए दुश्मन मालूम पड़ जाए अब मारो या वो तो गोदाई मार। मैं जीजा तो कछु नहीं है खेती बाड़ी ने के बीघा कान खेती है, मजूरी का दिखाते रहिया। मैं तो कछु नहीं है ना, लड़का मजूरी कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं।
शादी भी होने वाली थी। 20 तारीख को शादी है लड़का की। माल मता कम से कम 5 लाख की जेवर हमें बनवाए के लिए आई। हम संगे गए थे, 5 लाख को जेवर बनवाए के लिए आई। भूलेगा हम खुद गए थे संगे बनवाए के लिए आई। 26 जनवरी को जब ये घटना हुई थी, तब ये 27 तारीख को महिला जो बहन है, इसके जीजा थे जो मृतक थे, महेश चंद्र शाक्य इनको बोलते हैं, और इनकी बहन अनीता, इन दोनों की हत्या हुई थी। इनका कहना था कि दरअसल हमारे जीजा के घर पे 18 तारीख को इनके छोटे बेटे की शादी थी। शादी के लिए जीजा और दीदी ने कई सारे गहने बहू के लिए खरीदे थे, करीब करीब 10 लाख गहने। उसका कहना था कि मेरे सामने जीजा और दीदी खरीद के लाए थे। अपनी बेटी बहू का खूब धूमधाम से शादी करने चाहते थे। वहीं शादी की तैयारियों के लिए जो दोनों बेटे इनके काम नोएडा में करते थे, उन्होंने इनके पैसे दिए थे कि भाई शादी की तैयारी के लिए जो जो जरूरी हो वो सब करते रहो और हाँ फिर हम लोग आ जाएंगे। कई बार पहले भी इनके घर में चोरियां हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने इस बात की शिकायत कभी पुलिस में नहीं दर्ज कराई। इनका कहना होता था कि अब जो जाना था वो चला गया, जो बचा है अब उसको देखते हैं। और शायद इसी बात का जो है इन लुटेरों ने फायदा उठाने की कोशिश की थी। अब पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताते हैं कि 26 जनवरी से क्या हुआ और कैसे पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। और सबसे बड़ी बात, दामाद, चचेरा दामाद और घर के पड़ोस में, जस्ट पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, किसी दूर दराज के आदमी ने नहीं। तो किस तरह से उनकी इतनी हिम्मत पड़ी कि इस तरह की वारदात को अंजाम दे, और उन्होंने कैसे ये सोच लिया था कि वो बच जाएंगे, हम आपको बताते हैं। ये पूरी घटना जो हमने आपको बताया, ये पूरी घटना यूपी के मैनपुरी जिले की है। यहाँ पर बरनाहल थाना क्षेत्र है। बरनाहल थाना क्षेत्र का फूलापुर गांव है। इसी फूलापुर गांव में रहते थे महेश चंद्र शाक्य। 63 साल की उम्र है और उनकी पत्नी है जिनकी उम्र करीब 57-58 साल के आसपास है। पति पत्नी थे, इनके 2 बच्चे हैं और एक बेटी शायद है, उसकी बेटी की शादी हो गई। इस गांव के अंदर इनका 2000 स्क्वायर फीट एरिया में एक पक्का मकान बना हुआ है। महेश चंद्र के 2 बेटे हैं, ललित और अंकित। दोनों बेटा जो है नोएडा में रहकर कैब चलाते हैं और ठीक ठाक कमा लेते हैं। जब भी दोनों बेटों को मौका मिलता था, दोनों बेटे घर चले जाते थे और वहाँ अपना जो पिता को जरूरत होती थी पैसे वैसे देते थे। और पिता जो है गांव में ही खेती किसानी का काम पिताजी करते थे। दोनों बेटे थे, दोनों कमा रहे थे, कोई दिक्कत थी नहीं। बताते हैं कि 18 फरवरी को जो है अंकित की शादी तय हुई थी। उनकी शादी के लिए जो है घर पर जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। क्योंकि दोनों बेटा कमाने में बिजी थे, उन्होंने घर में जब भी जाते तो पिताजी को पैसा देते थे, पिताजी को माताजी को, कि शादी की जो तैयारियां आती, जैसे तिलक होता है अपने यहाँ, तिलक में गेस्ट हाउस बुक कर लेना, हलवाई को बयाना देना, गेस्ट हाउस वाले को बयाना देना, इस तरह तमाम खर्चे होते हैं। तो बेटे जो है पिताजी को पैसा देते थे कि भाई आप जो चाहो, जहाँ जैसे गेस्ट हाउस करना हो उसके लिए बुक कर लो, भाई हम लोग काम कर रहे हैं, जब तक अभी शादी के लिए टाइम है तब तक आप ये सब बुक करा लो। तो पिता करा रहे थे। वहीं बहू के लिए जो है गहने वगैरह भी चढ़ाव जाता है, तो बहू के लिए गहने इन्होंने खरीदे थे। तो जो साली है जिनके आपने बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि हमारे जीजा महेश चंद्र और दीदी अनीता ने जो है बहू के लिए करीब 10 लाख रुपए के गहने खरीद रखे थे। इसके अलावा जो दीदी के खुद के गहने घर पर थे वो तो थे ही। 26 जनवरी की रात 9 बजे तक बताते हैं जो बेटे हैं उनका कहना है कि हमारी बातचीत हुई और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। खाना वाना खाने के बाद दोनों जो इनके पड़ोस में ही, महेश चंद्र के पड़ोस में ही इनके भाई राम लखन करके नाम शायद है, उनका भी घर है। वो उनका कहा रात में हम लोगों ने 8-9 बजे तक देखा है, क्योंकि शादी की तैयारी चली थी तो अक्सर बातचीत होती ही रहती थी। इसके बाद 26 जनवरी की रात खाना पीना खाने के बाद पति पत्नी चूंकि अकेले घर में थे, वो अपने घर में सोने चले गए। अगले दिन मंगलवार सुबह जब काफी देर तक जो है इनके घर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं आई, मतलब अमूमन जो बहू थी, पत्नी थी अनीता, गांव की बहुएं जानते हैं सुबह 6 बजे से पहले ही, सूरज उगने से पहले ही उग जाती हैं और झाड़ू लगाना, काम धाम करना, ये सब शुरू होती। लेकिन सुबह अगले दिन 27 जनवरी को जो है 9 बजे तक जो है इनके घर से जब किसी की आहट नहीं आई, तो पड़ोस में रहने वाले भाई को लगा क्या मामला है। वहीं इस दौरान बताते हैं कि जो दूध वाला आया उसने भी आवाज 2-3 बार लगाई, लेकिन ना अनीता का जवाब आया ना महेश चंद्र का जवाब आया। तो उसने पड़ोस में रहने वाले इनके भाई से कहा कि क्या बात है, अभी तक जगे नहीं दोनों लोग। जब ये बात हुई 9 बज रहे थे, कोई आवाज, भाई ने भी कई बार आवाज लगाई तो वहां अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इस पर गांव वाले जो आस पड़ोस के लोग थे सब इकट्ठा हो गए कि क्या बात हो गई भाई। लिहाजा गांव वालों ने दीवार चढ़कर जो है अंदर झांका
अंदर जैसे ही झांका तो आंगन में जो है खून पड़ा हुआ था, खून पड़ा था। इसके साथ ही आंगन में महेश चंद्र साख की जो बताते हैं चारपाई से नीचे शायद लाश पड़ी हुई थी। जैसे ही देखा लोगों ने हड़कंप मच गया, गांव के लोगों की भीड़ लग गई। तुरंत ही इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेन गेट को धक्का देकर मारा तो गेट खुल गया, यानी गेट अंदर से बंद नहीं था। लेकिन गांव वालों ने चूंकि खून देख लिया था, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी किसी की गेट खोलने की, कहीं ऐसा ना हो हमारे उंगली निशान हो जाए तो हम फंस जाए। जब पुलिस की टीम अंदर पहुंची तो अंदर खून से लथपथ अनीता की लाश चारपाई पर पड़ी थी। वहीं जो पति महेश चंद्र साख थे उनकी लाश जो है आंगन पर पड़ी थी और घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। लोगों को समझते देर नहीं लगी, भाई और परिवार वालों को समझते देर नहीं लगी कि गहना जेवर खरीद के लाए थे अपने बहू के लिए, हो ना हो लुटेरों ने इस बार गहना जेवर तो लूटे लूटे, साथ में महेश चंद्र और उनकी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया। 2 हत्या होने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। मैनपुरी ये अखिलेश यादव जो हैं, उनकी पत्नी जो हैं डिंपल, उनका संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा वो भी पहुंची, तमाम बड़े नेता भी पहुंचे। ये मामला सुर्खियों में आ गया। पुलिस की टीमें जांच में जुटी रही, लेकिन शुरुआती दिनों में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद बताते हैं कि पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया और 5 टीमें इस केस की जांच में जुट गई। पुलिस का था कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से इस हत्याकांड का खुलासा तो करना है। इसके अलावा सर्विलांस, फॉरेंसिक टीम और अन्य टीमों को इस खुलासे में लगाया गया ताकि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा हो। पुलिस की टीम हर संभव कोशिश करी, चूंकि गांव था, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं जिससे पता चले घर में कोई घुसा कि नहीं घुसा। वहीं जब बेटों से पूछताछ हुई, बेटों से पूछा गया क्या किसी से दुश्मनी, क्या किसी से कोई धमकी, तो बेटों ने कहा दुश्मनी वगैरह तो कुछ नहीं थी, लेकिन हाँ हमारे घर में पहले भी चोरी हो चुकी थी। जैसा कि ये साली ने भी बताया कि हाँ पहले भी चोरी हो चुकी थी, लेकिन कभी जो जीजा हैं महेश चंद्र साख और अनीता देवी ने जो है शिकायत नहीं दर्ज कराई। उनका कहना था जो चोरी होना था चोरी चला गया, अब कहाँ मिलने वाला है, तो जो है बचा है उसकी चिंता करते हैं। अब पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था, जब किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, तो आखिर लूट तो हुई तो चलो समझ में आता है, लेकिन हत्या क्यों की गई, ये जो चीज थी पुलिस को खटक रही थी। क्योंकि अमूमन अगर जो लुटेरे या चोर आते हैं, जैसा कि पहले भी उन्होंने किया, वो चोरी करते और भाग जाते, हत्या करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती और ना ही वो कभी भी हत्या करते हैं। अमूमन जो लुटेरे और चोर होते हैं वो सिर्फ लूट के उस अमल करते हैं जब तक उनको ये ना हो कि हमारी जान पे बनाए। और ये दोनों बुजुर्ग पति पत्नी थे, भला किसी का क्या बिगाड़ सकते थे। आदमी लुटेरा आता भी, अगर ये जाग भी जाते तो वो आसानी से इनकी पकड़ से भाग सकता था। ऐसे में पुलिस को ये बात खटक रही थी कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि लूट तो हुई लेकिन साथ में पति पत्नी दोनों को मार दिया। ऐसे में पुलिस को लगा कि हो ना हो इस मामले में कोई ना कोई करीबी ही शामिल है। लिहाजा पुलिस ने जो है गांव वालों से पूछताछ शुरू की, फॉरेंसिक टीम लगाई गई, डॉग स्क्वाड को लगाया गया। इस दौरान जो है पुलिस को घर से एक टॉर्च मिली। पुलिस ने उस टॉर्च को देखा, जो परिवार वालों से बातचीत की तो परिवार वालों ने कहा नहीं ये टॉर्च महेश के पास तो हमने कभी नहीं दी, ना ही हमारे घर के किसी सदस्य की है। पुलिस को अब ये हुआ या तो टॉर्च हत्यारे की या महेश चंद्र ने हाल फिलहाल में टॉर्च खरीदी हो, तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वो टॉर्च महेश चंद्र की थी। लिहाजा पुलिस को लगा ये हो ना हो टॉर्च हत्यारों में से किसी एक की है। दूसरी बात, जब डॉग स्क्वाड को लगाया गया तो डॉग स्क्वाड जो है, डॉग जो है स्नीफर डॉग, वो सूंघते सूंघते घर के पीछे से जा रहा था। तो उस दौरान एक चादर भी पुलिस को मिली, जो ऐसा लग रहा था बार बार डॉग स्क्वाड उस चादर की तरफ ही जा रहा था। पुलिस को इससे भी सबूत मिला कि ये हो ना हो चादर जो है भी हत्यारे या लुटेरों से जुड़ी हुई है। इसी तरह गांव वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो महेश चंद्र साख है, इनके पड़ोस में एक जो है आनंद नाम का युवक रहता है और जो आनंद है वो इनके पड़ोस का ही रहने वाला है। गांव वालों ने बताया कि हाल फिलहाल आनंद जो है बार बार महेश चंद्र और उनके जो पत्नी हैं और उनके घर बारे में बार बार बातचीत कर रहा था। अक्सर वो यही बात करता था, बताओ ये लोग इतने गहने लेकर रख रहे हैं और पति पत्नी अकेले रहते हैं, अभी कुछ हो जाए तो क्या। इस तरह की बातें अक्सर आनंद कहता था, पड़ोस के लोगों ने बताया। पुलिस को इससे थोड़ा सा शक हुआ कि क्या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं मामला है कि इससे जुड़ा हूं। इसके बाद पुलिस ने आनंद पर नजर रखना शुरू किया। पुलिस को कुछ
उसके चाल ढाल या व्यवहार से शक हुआ। जहां एक तरफ पूरे गांव में मातम था, वहीं आनंद भी उस दुख उख में शामिल तो था, लेकिन उसके चेहरे हाव भाव से कुछ अलग चीज लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। इसके बाद बताते हैं, पुलिस ने आनंद को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो पुलिस का तुक जो शक है वो सही साबित निकल आया। महेश चंद्र के पड़ोस में रहने वाले आनंद ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उसी ने इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कहा, यानी उसने ही ये पूरा प्लान बनाया था कि कैसे घर में लूट करनी है और कैसे जो बूढ़े पति पत्नी हैं उनको मौत काट उतारनी। इसमें उसका साथ किसी और ने नहीं बल्कि महेश चंद्र के चचेरे भाई के दामाद ने, यानी चचेरे दामाद ने जो कहें एक तरीके से इस हत्याकांड में आनंद का साथ दिया, क्योंकि वो दोनों परिचित थे। पुलिस ने जांच में सामने आया कि हत्याकांड मृतक महेश चंद्र के पड़ोसी फूलापुर गांव के ही रहने वाला आनंद पुत्र मान सिंह और नगला राय घिरोर का रहने वाला अर्जुन पुत्र सुरेश चंद्र के रूप में हुई। यानी अर्जुन और आनंद, इन दोनों को पुलिस ने पकड़ा। उनको लगा कि इन्हीं दोनों ने जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अर्जुन मृतक महेश चंद्र शाक का चचेरा दामाद है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस की पूछताछ में आनंद ने बताया कि दरअसल उसके परिवार की एक लड़की अन्य जात के किसी लड़के के साथ भाग गई थी। इस बात को लेकर जो है अक्सर जो है, अब ये आनंद का कहना है, अब सच है कि नहीं पता, ये तो गांव के लोग ही बता सकते हैं, लेकिन उसका कहना है कि इस बात को लेकर जो है, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में ही रहते थे, अगल बगल ही थे, तो उनका कहना था अक्सर जो है महेश चंद्र वो इस बात को लेकर मुझे ताना मारते थे और चिढ़ाते थे कि तेरी बहन तो फला के साथ भाग गई। इस तरह के ताने मारते थे और महेश चंद्र के ये ताने जो हैं आनंद को बहुत बुरे लगते थे। कह दे तो एक तरह से तीर की तरह चुभते थे। इस वजह से जो है अंदर ही अंदर जो है आनंद महेश चंद्र से दुश्मनी रखने लगा था और उसको ये था कि इसको सबक तो सिखाना है। 63-64 साल का हो रहा है और मुझे मेरी बहन को लेकर जो है वो ताना मारता है। इसी बात की वजह से बताते हैं कि शायद महेश चंद्र और आनंद के बीच थोड़ा सा झड़प भी हुई थी, लेकिन उतनी ज्यादा सीरियस लोगों ने समझा नहीं था कि जितना अंदर ही अंदर आनंद ने उसे अपनी दुश्मनी मान ली थी। बताते हैं कि महेश चंद्र के चचेरे भाई के दामाद अर्जुन से आनंद का परिचय था। दोनों ने, अर्जुन और आनंद मिले तो उस दौरान आनंद ने अर्जुन को ये बताया कि तुम्हारे जो भैया ससुर हैं, चचेरे ससुर, उनके बेटे की शादी हो रही है, सुनने मारा बड़ा तगड़ा माल खरीदे 10-12 लाख का। अब इसीलिए कहा जाता है कि जो आप कुछ करें तो ज़रूरी नहीं सबको बताएं, क्योंकि कई बार वो चीज़ जो है घातक हो सकती है। अब इन्होंने अपने भाइयों से संपर्क किया होगा, बताया होगा भाई यार ऐसे ऐसे तैयारी करनी है, ये इंतजाम करने हैं, तो लोगों को बीच में ये हो गया कि बड़े धूमधाम से जो है महेश चंद्र अपने छोटे बेटे की शादी की तैयारी कर रहे हैं। अब इसी बात से आनंद को भी लगा कि पक्का है, खूब मोटा ताजा मतलब गहना जेवर इन्होंने खरीदा है और अगर हाथ मार लेते हैं तो खूब अच्छा खासा माल एक झटके में अंदर हो सकता है। अर्जुन जो इनका दामाद था, चचेरा दामाद था, उसको भी इसने ये तरकीब बताया कि यार अगर एक हाथ लग गया माल तो समझ लो वारे न्यारे हो जाएंगे। 10-20 लाख का माल इन्होंने खरीदा है गहने। आनंद भी, अर्जुन जो है चचेरा दामाद, वो आनंद की बातों में कहें मान गया, क्योंकि दोस्त था, उसको भी लगा कि यार रातों रात अमीर होने का इससे अच्छा क्या हो सकता है, लिहाजा वो भी उसके प्लान में शामिल हो गया। इनको ये पता था कि घर में जेवर कहाँ रखे हैं और कितने के लगभग होंगे, लिहाजा दोनों ने पूरा प्लान बनाया। 26 जनवरी, चूंकि ये तो था ही कि पति पत्नी ही सिर्फ घर में और कोई ऐसा है नहीं जो इनका विरोध कर सके, लिहाजा ये दोनों एक कट्टा खोजकर, अवैध कट्टा जो होता है उसे खोजकर 26 जनवरी की रात इन्होंने प्लान बनाया कि आज की रात जो है हम इनके घर में घुसेंगे और पूरी वारदात को अंजाम देंगे। बताते हैं 26 जनवरी की रात को जब सब पूरा गांव के लोग सो गए तो रात के 1 या 2 बजे के आसपास जो है ये पीछे राम लखन, इनके भाई का मकान जो है, राम लखन हैं महेश चंद्र के जो भाई हैं, उनके मकान के पीछे से सीढ़ी लगाकर जो है ये महेश चंद्र के घर में दाखिल होते छत पर, दोनों आनंद और अर्जुन। पहले ये जब हॉल में पहुंचते हैं तो महेश चंद्र जो है हॉल में सो रहे होते हैं। आनंद का महेश चंद्र के लिए तो नफरत थी ही, उसने सोचा आज अपनी नफरत भी पूरी कर लेते, लिहाजा जैसे ही महेश चंद्र की कुछ खुटर से आवाज से आंख खुले, उसने तमंचा निकाला और सीधे
उनके कनपटी में गोली सटाकर मार दी। महेश चंद की मौके पर ही मौत हो गई और गोली लगने से जो है बताते हैं नीचे भी गिर गए। इसके बाद बताते हैं गोली की आवाज जो अनीता को मारने का मकसद नहीं था, बस महेश चंद को मारने का मकसद था, लेकिन गोली की आवाज सुनकर जो है अनीता जाग गई। इस पर अनीता ने चिल्लाने की कोशिश की तो पास में ही, चूंकि वो दरवाजे के पास खड़ा था कि अनीता जैसे ही आएंगे तो हम पकड़ लेंगे, लेकिन जब उसने देखा कि हो सकता है अनीता चिल्ला दे तो लोग जग जाएंगे, लिहाजा जो चचेरा दामाद था उसने अनीता के सिर में पीछे से तमंचा सटाया और वो चिल्ला पाए उससे पहले ही उनकी गोली मार दी और दोनों की वहीं एक एक गोली सिर पर मारने के बाद तुरंत ही मौके पर मौत हुई। इसके बाद दोनों ने हत्या के बाद लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। जो भी गहने जेवर इनके हाथ लगे और काफी भारी मात्रा में, आप देख रहे होगे वीडियो में, काफी भारी मात्रा में इनके गहने मिल गए थे। गहनों को समेटा, हथियार को लिए और वहां से फरार हो गए। इस दौरान बताते हैं कि अर्जुन की जो टॉर्च थी वो वहीं छूट गई थी। वो जो टॉर्च मिली थी पुलिस को वो अर्जुन की टॉर्च थी। बताते हैं कि घर में रखे जेवरात को लेकर आनंद और अर्जुन फरार हो गए। इस दौरान आरोपी अर्जुन की टॉर्च जो है महेश चंद के घर में छूट गई। मृतक के घर के सदस्यों को पुलिस ने बताया कि ये टॉर्च उनकी नहीं है और ये किसी तरह से किसकी रह गई ये पता नहीं। पुलिस ने टॉर्च के बारे में गहराई से छानबीन की थी तो पुलिस को इन दोनों के बाद सुराग भी पुलिस को मिला था। इसके बाद बताते हैं कि बाकी जब सर्विलांस और बातचीत से जो महेश का आनंद के ऊपर शक हो ही रहा था, पुलिस ने वो सब किया और उसके बाद से जब पुलिस ने इनको पूछताछ किया, इन्होंने गुनाह कबूल कर लिया। फिर इनके पास से जो है हत्या के बाद लूटे गए जेवर, 2 कान के झाले, 3 अंगूठी, 2 झुमके, 1 बेसर, माथे का टीका, गले का ओम, 4 पंजेब, कमर करधनी, बच्चे के कड़े, 6 चांदी के सिक्के, 4 प्लेट चांदी की शायद थी, बिछिया आदि एक गड्ढे में इन्होंने जो मतलब लूट पाट के गए थे सब ये सब लूटा था और एक गड्ढा जमीन में खोदकर उसमें छुपा दिया था कि जब मामला ठंडा हो जाएगा इसके बाद बांट लेंगे। इसके बाद आनंद अपने घर आ गया और अर्जुन अपने घर चले गए। पुलिस ने जो भी पूरा सामान लूटा गया था वो सब बरामद कर लिया। इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल जो तमंचे थे उन्हें भी बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने क्या कहा पहले वो बात कर लेते, फिर हम बात करते हैं आगे इस पर और क्या क्या जो कहते हैं कि अक्सर दगा अपने देते हैं वही हुआ। हम पुलिस की बाइट कहाँ चली गई? हाँ, ये पुलिस ने विस्तार से पूरा घटनाक्रम बताया, सुनिए। पहुंचे अधिकारी गए, यहाँ तक कि डीआई सर भी मौके पे आए थे और घटना के अनावरण के लिए टीमें बनाई गई थी। 5 टीमें गठित की गई थी जिसमें सर्विलांस सेल, साइबर सेल, एसओजी के अतिरिक्त सीओ साहब के नेतृत्व में टीम भी काम कर रही थी। और सबसे पहले हम लोग को पता चला कि ये जो वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस थे उन्होंने पड़ोसी ही आनंद पे संदेह व्यक्त किया कि ये कुछ दिन पहले ये बात भी कर रहे थे कि 2 बुजुर्ग दंपति रहते हैं, अकेले रहते हैं और ये एक मतलब बहुत आसान मतलब टारगेट हो सकता है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा जो हमें सूचना मिली है कि आनंद और मृतक का थोड़ा सा किसी मामले में विवाद भी रहता था और इसने फिर आनंद ने इस चीज़ को लेकर अर्जुन के साथ प्लानिंग की और ये तय हुआ कि जब इनके यहाँ कुछ दिन बाद शादी भी है तो ये इन लोगों को लगा कि इनके पास काफ़ी सोने चांदी होंगे तो ये लोग इसी उद्देश्य के साथ उसमें घर पे रात में प्रवेश किए। आनंद के द्वारा तुरंत ही घुसने के बाद ही पुरुष जो बुजुर्ग थे उसके सिर पे गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई और जब इन्हें संदेह हुआ कि नहीं महिला भी जग जाएगी तो वो चूँकि इसे पहचान लेती तो इस डर से उन्होंने शायद इसको भी मतलब कि तुरंत ही मतलब कि अर्जुन के द्वारा जो दूसरे रूम में खड़ा था कहीं ये हल्ला ना कर दे उनको भी मार दिया गया। बाद में इन्होंने घर की छानबीन की और इन लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी भी थी कि कहाँ सामान वामान रखते हैं, ये करते हैं। इन्होंने ये की और वहाँ से जो चांदी और कुछ सोने थे उसको लेकर चले गए और इन्होंने साक्ष्य को मिटाने का भी प्रयास किया और आनंद छिपने के लिए कि कोई पहचान ना पाए चादर ओढ़ के, मृतका का ही चादर ओढ़ के बाहर निकला था और उस चादर को वो वहीं पर गिर गया था। बाद में डॉग स्क्वाड जब मौके पर गई थी उन्होंने भी उसी रूट को देखा जिस रूट में जो अभियुक्त से भागे थे। गहनता से पूछताछ की गई और लोकल इंटेलिजेंस का सहारा दिया गया और सर्विलांस सेल की जब मदद ली गई तो ये पता चला कि अर्जुन और आनंद ही इस पूरे घटनाक्रम में हैं। इनके पास से हथियार बरामद हुए 2 कट्टे, उसके अलावे जो इन्होंने
दंपत्ति के यहाँ से सोने और चांदी लूट के ले गए थे या चोरी करके लेके गए थे, उसको बरामद कर लिया गया है। दोनों को पकड़ लिया गया और उनको आज न्यायिक हिरासत में। सर, एक आरोपी की टॉर्च बता रहे थे वहाँ छोड़ गई उसकी। ये विवेचना के दौरान जो टर्निंग पॉइंट हमारा रहा, ना सिर्फ मुखबिर की जो सूचना होती है, लोकल इंटेलिजेंस होती है, तो शुरू से ही है और आपके दो लोग के द्वारा भी संदेह व्यक्त किया जा रहा था, क्योंकि घटना के बाद ही जो अभियुक्त थे वो एक अभियुक्त हाइपर एक्टिव दिख रहा था। दूसरा ये थे कि मौके पे जब ये लोग गए थे तो इन गलती से इनकी टॉर्च छूट गई थी वहाँ पर। वादी के द्वारा जब टॉर्च का बताया गया और उसकी जब शिनाख्त की गई तो वो पता चला कि ये अर्जुन का टॉर्च है, और तो यहाँ से चीज़ें बहुत क्लियर होने लगी। बाद में जो हमारे एविडेंस मिलते गए और गहन पूछताछ की गई तो इसमें सभी चीज़ें क्लियर हो गई। इनके जो संपत्ति जो लूटी गई थी, चोरी की गई थी, वो बरामद कर ली गई है, और जो हथियार ये दो छिपा के रखे थे उनको भी कर लिया गया था, और जिस पैटर्न से इन्होंने घर में प्रवेश किया था वो सीडी वगैरह के बारे में ये 5 टीमों का गठन किया गया था। स्वयं डीआईजी सर इसको डेली अपडेट लेते थे। सर, अगर जो बात करें तो ये मृतक और जो हत्यारे हैं उनके बीच में क्या मतलब देखिए, एक तो रिश्ता क्या? देखिए, एक रिश्ता तो एक तो अर्जुन के बारे में जो पता चला कि ये रिश्तेदार ही है, और दूसरा पड़ोसी था। एक एफआईआर मर्डर में हुई है जबकि हुई लूट भी थी। देखिए, जो उस समय वादी के द्वारा दिया गया था, तो क्योंकि वादी उस समय हो सकता है श्योर ना हो क्या गया क्या नहीं गया, जो दिया गया तत्काल पंजीकृत किया गया था। बाद में विवेचना के दौरान जो भी उनके बयान वगैरह आएंगे उनको सम्मिलित ओवरऑल मोटिव क्या रहा? देखिए, ओवरऑल मोटिव तो निश्चित तौर पे जो शादी होने वाली थी और उनके बाद जो ये संभावना थी कि सोने चांदी मिलेंगे, तो लूट और चोरी का तो संभावना ये थी। दूसरा ये था कि एक जो बात सामने ये भी आएगी है कि आनंद और उनका विवाद चल रहा था, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब कि अपना ही बदला लेना चाहते। तो पुलिस ने देखिए बताया किस तरह से एक रिश्तेदार था। अब अच्छा जानिए, शादी की रस्में जब होती हैं, अब कैसे इनको ये पता था कि इनके घर में जो गहने वहने हैं वो कहाँ रखे। अब एक तो दामाद था, चचेरा दामाद था, यानी इनके भाई का ही दामाद था, बताया जा रहा है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है शादी की रस्में कैसे होते, पहले लड़की देखने जाते हैं, तो दामाद वगैरह को अपने यहाँ सब में, जो अपने यहाँ यूपी में जाइए तो दामाद को बड़ा ही तवज्जो दी जाती है। हर काम में दामाद को आगे रखा जाता है। अगर आपके घर में दामाद आएगा तो आपके घर में अगर 2 कमरे हैं, 2 कमरे में जो कमरा सबसे अच्छा होगा उस कमरे में ही दामाद के लिए बिस्तर उस्तर लगाया जाता है। ठीक है, यही होता है, सब लोग जानते हैं, जो यूपी के लगे हर जगह पे यही है, दामाद की बड़ी तवज्जो। अब एक तो दामाद था ही, चाहे वो चचेरा हो या सगा हो, दामाद होता है। परिवार के लिए दामाद है, तो उसके लिए अगर हम 2 भाइयों में आपस में झगड़ा भी है, लेकिन अगर दामाद आया है तो हम दोनों भाई उसकी खातिरदारी खूब करेंगे, क्योंकि ये बात बिटिया की। अब यहाँ पर यही अक्सर होता है कि जब दामाद आते हैं तो उन्हें ये होता है कि भाई उनको पूछो, उनको लगे कि हाँ हम घर के सदस्य हैं, और हम अक्सर होता है कि भाई दामाद जी देखो ये जो है बहू के लिए देने जा रहे हैं, ये है, तो ये सब लोग करते हैं। हो सकता है चूंकि ये भी दामाद था, जब ये आया होगा, शादी की रस्म में क्या होता है भाई, लड़की देखने जाते हैं, लड़का आता है, गोद भराई होती है, परीक्षा होती है, फिर तिलक होता है, फिर कहीं जाके शादी होती है, 3-4 रस्में होती है। इस दौरान परिवार के लोग सब लोग इकट्ठा होते हैं। अब इनके घर में छोटे बेटे की शादी थी, तो जाहिर सी बात है धूमधाम से कर रहे होंगे। धूमधाम से करेंगे तो सब रिश्तेदारों को भी बुलाया जाता है कि भाई अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो रिश्तेदार न देखें तो क्या फायदा, तो रिश्तेदारों को भी बुलाया गया होगा। रिश्तेदार जब ये भी आया होगा उस शादी कार्यक्रमों में, और इसने ये आया होगा तो इसने भी देखा होगा कि यार वाकई में भाई बड़ा मालदार आदमी है, लोग तो अच्छा खासा गहना खरीद रखे। अब अच्छा, जो इसके पड़ोस में रहने वाला था उसकी नज़र क्या होगी, एक तो वो चिढ़ा बैठा था, क्योंकि ये उसका कहना कि हमको ताना मारते थे हमारी बहन को लेकर, ये ऐसे है, दूसरी जात के साथ भाग गई, तो हम इससे चिढ़े थे। दूसरी बात, चूंकि पड़ोस में था, जैसा कि जो मृतक महेश चंद्र है, उनकी साली ने बताया कि पहले भी घर में 2-3 बार चोरियां हो चुकी, लेकिन उन्हें कभी शिकायत नहीं दर्ज करी। तो पड़ोसी जो होगा उसको भी लगता होगा कि यार चोरी इतनी हो गई लेकिन उन्हें कभी नहीं शिकायत की, अगर इस बार भी हम माल पार देंगे तो ये कभी शिकायत करने जाएंगे नहीं, तो आसानी से हम उसे हजम कर सकते हैं। तो और दूसरी बात, पड़ोसी का जो है ओवर एक्टिंग, जो पुलिस ने कहा कि ये आदमी जो था आरोपी, वो कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ में दिलचस्पी दिखा रहा था। जैसे अब घर वाले गुस्सा हैं तो वो और 1% वो गुस्सा है तो ये 10% गुस्सा दिखाए, अरे ढूंढो नहीं तो हम ये कर देंगे, उस तरह से वाला करता था ड्रामा, क्योंकि इसको ये था किसी तरह से लोगों को मेरे ऊपर शक ना जाए, तो ये इस तरह से करता था।
अब पुलिस को यही चीज खटकती थी कि जितना घर वाले जितना बेटा को नहीं दुख दिखा रहा है, उतना इससे ज्यादा दुख तो इसको दिख रहा है, दामाद और पड़ोसी को। लिहाजा पुलिस को शक हुआ। वहीं पुलिस ने जो है अपने मुखबिरों को जो है एक्टिव कर रखा। मुखबिरों से पुलिस को ये पता चला कि ये जो बंदा है ये कई बार शादी जब से तय हुई तब से ये बात कर रहा है, बताओ ये लोग बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं और इतना इन लोग गहना वहना खरीद रहे हैं और कोई इनके बड़े आसानी पहले भी चोरी हो चुकी, इनको आसानी से निशाना बना दे। तो ये पड़ोसी जो है कुछ ज़्यादा चालाक बनने को, ये दरअसल इस तरह का माहौल बनाना चाह रहा था कि देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि इनके यहाँ चोरी हो जाएगी कि ये कुछ कर नहीं पाएंगे, और देखो हो गई चोरी। क्योंकि भाई बूढ़ा बूढ़ी हम तो पहले ही कह रहे थे, इन लोगों को कोई किसी को रखना चाहिए अपने साथ। तो वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि बाई चांस जब वो घटना को अंजाम दे तो लोगों को ये लगा कि हाँ यार इसने जो कहा था वो सच साबित हो गया, कि चोरों को नजर इन पर पड़ गई कि ये बूढ़ा बूढ़ी रहते कुछ कर नहीं पाएंगे, लिहाजा उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। एक कॉमन सेंस की बात है, इसने शक दिखाया और देखो वही हो गया, चोरों ने इनको निशाना बना लिया। तो वो पड़ोसी जो शुरुआत से घटना उसके प्लान दिमाग में चल रहा होगा कि किसी दिन हमको ऐसा करना है, इससे पहले जो आसपास के लोगों को है वो हम इस तरह से सेट कर दे कि लोगों को लगे कि हाँ यार इनको तो सच में ही चोरी करना इनके यहाँ आसान था, और इसीलिए जो है इनको लोग चोरों ने निशाना बना लिया। इसी वजह से किसी का इस बात पर शक भी नहीं गया कि इसका झगड़ा था या ये भी कर सकता है। लोगों को नहीं लगा, जब शुरुआत में घटना के 1-2 दिन तक किसी ने इसके ऊपर शक नहीं जताया। वो तो मुखबिरों से पुलिस को सूचना मिली कि जो ये पड़ोसी है ये थोड़ा सा कुछ संदेहास्पद लग रहा है। वहीं जो टॉर्च मिली, टॉर्च से दामाद तक का मामला पहुंच गया। टॉर्च लोगों ने देखा तो उनको लगा कि यार ये टॉर्च तो इनकी नहीं है। वहीं जो घर के करीबी थे उन्होंने कहा ये टॉर्च तो हमारे दामाद की है। अब अचानक से दामाद की टॉर्च जो है यहाँ कहाँ पहुँच गई, तो ये भी पुलिस के लिए एक संदेह वाला मामला मिला। और उसके बाद तो पुलिस ने फिर जब पढ़ते उधेड़नी शुरू की तब सच सारा सबके सामने आ गया। पुलिस ने जो लूटे गए जितने भी गहने थे सारे गहने बरामद कर लिए और इन दोनों को अब जेल भेज दिया। लेकिन बात यह है कि जिनके अपने खो गए, 18 फरवरी की जिस बच्ची की शादी थी कि माँ बाप शादी की तैयारियां कर रहे थे, उसके लिए ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी कि उसकी शादी से कुछ दिनों पहले उसके माँ बाप की इतनी बेदर्दी से हत्या की गई। सिर पर गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया, एक झटके में हत्या की गई। ठीक इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपके यहाँ कुछ होता है, आप कुछ बड़ा कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको दिखाने के लिए वो चीज़ सबको बता, क्योंकि अक्सर जो है आपके अपने इससे आपसे इतना जलने लगते हैं आपकी तरक्की से कि वो किसी भी हद तक चले जाते हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो चीज़ है इसके पास क्यों है, ये तो मेरे पास होनी। और आजकल आदमी जो है ना इजी मनी, यानी हमें कम काम करना पड़े और हम जल्दी अमीर बन जाएं, इसके चक्कर में ज़्यादा रहते। अब यहाँ पर जो पड़ोसी होगा, जो रिश्तेदार दामाद था, उसे लगा होगा यार अगर एक रात की बात है, एक रात में हम इस चोरी की वारदात को अंजाम दे देंगे, वहाँ तो कोई सीसीटीवी लगा नहीं कि रात में कोई देखने हमें आ जाएगा, कोई हमें इतने बजे हम आज घटना को अंजाम देंगे, गहनों को किसी ज़मीन में गाड़ देंगे, कुछ महीनों तक एकदम शांत बने रहेंगे, किसी को हम पर शक ही नहीं जा सकता कि हम इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। एक जस्ट घटना घर के बगल में रहने वाला और एक दामाद, भला कोई कौन उन पर शक कर सकता है। तो इनका प्लान ये होगा कि हम ऐसा कर लेंगे, कोई जान ही नहीं पाएगा। कोई सीसीटीवी वगैरह तो लगा नहीं रखे इन्होंने कि सीसीटीवी हमारा चेहरा दिख जाएगा, ना गांव में जल्दी कोई सीसीटीवी लगा रहा है। हाँ, तो यह एक रात की बात है और झटके में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, चित हो जाएगा। एक रात में क्या जा रहा है, होंगे बूढ़े बूढ़ी तो हैं, मरने तो 10-5 साल बाद जहां मरते वैसे अभी मर जाए। दिमाग अटक गया। मेहनत से पैसा कमाना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है यार बस घर में घुसे, 2 घंटे की बात चोरी करेंगे, वापस पैसा का लाख हो गए वारे न्यारे, और घुस गए। मकसद यही था कि लूट करेंगे, लेकिन अर्जुन का शायद मकसद ये होगा लूट करना है, लेकिन आनंद के तो दिल में नफरत भी भरी थी। उसको लगा कि आज मौका इस बूढ़े को टपका ही देते हैं, कहानी एक झटके में खत्म। पहले ही पहुंचते ताकि कहीं कोई शोर शराबा न हो पाए, कोई चीख चिल्लाहट न हो जाए, अर्जुन को तैनात किया कहाँ, अनीता देवी के कमरे में, जिस कमरे में वो सो रही थी, कि जैसे ही अगर ये थोड़ा बहुत हिले तुरंत मार देना। और अपना पहुंच गया महेश चंद के सर के पास। बिना उन महेश चंद को तो कहें होश ही नहीं, सो रहे होंगे, गहरी नींद में होंगे, रात के 1-2 बजे के आसपास।
तमंचा सिर से सटाता है, गोली मारता है, कहानी नींद में खत्म। जैसे ही अनीता जगती हैं, उन गोली की आवाज़ सुनती हैं, जैसे ही जगती हैं, इससे पहले अनीता कुछ कहें, अर्जुन जो दामाद था उसने दूसरी गोली मारी, अनीता खत्म। और इसके बाद इत्मीनान से दोनों ने गहने लूटे और फिर वहाँ से फरार हो गए। किसी की नज़र नहीं पड़ी, किसी ने उन्हें देखा नहीं, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरे में वो कैद नहीं हुए। गहनों को जाकर ज़मीन में दफन कर दिया और फिर आनंद अपने घर में, यानी जहाँ हत्या हुई है उसके जस्ट बगल वाले घर में आके सो गया और अर्जुन अपने घर। सुबह जब हड़कंप मचता है तो आनंद भी उस गांव वालों की भीड़ के बीच, जो आप लोगों की भीड़ देख रहे होगे, उस भीड़ में वो भी कहीं ना कहीं छुपा होगा। छुपा क्या होगा, वो भी खुल के प्रदर्शन कर रहा होगा, हंगामा कर रहे, बताओ यार हमने कहा ही था, देखो ऐसा हो गया। इसी तरह का ड्रामा कर रहा होगा, देखो यार हमने मिश्रा जी देखो हमने आपको कहा था कि ये बूढ़ा बूढ़ी है, कोनो दिन कोनो चोर इनको निशाना बनाएगा, देखो यही हो गया। आए बताओ, बेचारे बूढ़े जी थे, शादी की तैयारी कर रहे थे, बताओ ऐसा कर। इसी तरह का ड्रामा कर रहा होगा। अब पुलिस भाई कार्रवाई करे, हथियारों को ढूंढे, ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम होगी, ये सब करेंगे, इस तरह ड्रामा कर रहा होगा। दामाद भी आया होगा, वो भी कर रहा होगा, अरे चलो पुलिस थाने चलते हैं, थाने का घेराव करेंगे, ऐसे कैसे पुलिस वाले नहीं ढूंढेंगे, जबकि खुद किए हैं लोग इन लोगों की भीड़ में शामिल है, क्योंकि दिखाना है कि हमको भी हमदर्दी। पुलिस को इस पूरे केस को खुलासा करने में 26 जनवरी को ये हुआ था। 3 तारीख को पुलिस ने इस पूरा केस का खुलासा किया। हम खबर बताने में थोड़ा सा लेट है क्योंकि हम काम की वजह से बाहर थे, लेकिन आज जब हमें पूरी जानकारी मिल गई तो हमने इस खबर को आप तक बताया। एक इस खबर से मैसेज यही है कि सबसे पहले एक तो जब भी अगर आपके साथ कुछ होता है बुरा, खासकर ऐसा जिसमें किसी तरीके से जानबूझकर आपको निशाना बनाया गया है, तो सबसे पहले अपने करीबियों पर गौर कीजिए। कोई ना कोई करीबी ही शामिल होने की संभावना 90% होती। ये नहीं कि मतलब आप जा रहे हो आपको कोई पर्स छीन ले जाए, वो झपट मार होते हैं। कि जब इस तरह का मामला हो कि हत्या जैसा कुछ हो रहा हो, सोच लीजिए कोई ना कोई करीबी ही शामिल है। बिना करीबी के शामिल होने, या तो भाई हत्या की वजह होती है, या तो कोई ऐसा है जिससे आपको बहुत नफरत है तब वो हत्या करेगा, या फिर कोई ऐसा है जिसको लग रहा हो कि इनके खत्म होने से मुझे बहुत फायदा हो जाएगा, तभी आपकी हत्या होती है या किसी की हत्या होती है। 2 ही वजह होती है, नफरत या फायदा। इन दोनों के अलावा किसी चीज में हत्या कोई नहीं करना पसंद करता है। चोर आएगा, वो चोरी करेगा, भाग जाएगा, आपको लड़ झगड़ लेगा, लेकिन मारेगा नहीं, इंटेंशनली नहीं मारेगा। ठीक है, कि अगर आप रास्ते में आपसे छीनेगा, आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो आपको धक्का दे दे, आप गाड़ी से टकरा जाओ, वो बात है, लेकिन कभी वो आपको जान से मारने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि चोरी के मामले में तो जमानत मिल जाएगी, लेकिन हत्या के मामले में फंस गए तो जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है हम सही तरीके से दिखा रहे हैं और आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं, जैसे हमारे इन दर्शकों ने की है, तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, क्षमता अनुसार अगर आपकी इच्छा करे तो हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश है, वरना हम तो खबर दिखाते ही रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको ठीक लगे। नमस्कार।